अगला क्वेश्चन है, बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? तो बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? सबसे पहले देखिए बीजांड, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए। ये बीजांड, इस बीजांड का ये है बीजांड द्वार। यदि बीजांड द्वार नीचे है तब इस बीजांड को एनाट्रोपस बीजांड कहा जाता है। एनाट्रोपस बीजांड हमेशा उल्टा होता है और इसका द्वार जो होता है वो नीचे होता है। ठीक, बीजांड द्वार, बीजांड के वृंत को, ये है बीजांड का वृंत, इसलिए इसको कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? बीजांड वृंत, इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि बीजांड वृंत अंडाशय से जहां जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? तो बीजांड वृंत जहां जुड़ा होता है, बीजांड वृंत जहां जुड़ा होता है उसको कहते हैं नाभिका, या इसी को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। और बीजांड वृंत जहां जुड़ा होता है इसको क्या कहते हैं? नाभिका या हाइलम। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड वृंत को सपोर्ट, मजबूती कौन देता है? तो यानी बीजांड वृंत में जो उभार बना होता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेफे। इसको क्या कहते हैं? रेफे। 3-4 बात बताए। एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड सीधा होता है। एनाट्रोपस बीजांड उल्टा, ऑर्थोट्रोपस बीजांड सीधा। एनाट्रोपस बीजांड का बीजांड द्वार नीचे होता है। बीजांड के वृंत को बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत जहां जुड़ा होता है उसको नाभिका कहते हैं। बीजांड वृंत को जो मजबूती देता है, जिसके कारण उभार बनता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको रेफे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो रेफे कहते हैं। ठीक, तो बीजांड वृंत, बीजांड वृंत के द्वारा बने उभार को क्या कहते हैं? तो रेफे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक होता है समकालपक्वता, समकालपक्वता, विषमकालपक्वता, सजात पुष्पी परागन और एक होता है अनुन्मील्य परागन, जिसको क्लिस्टोगेमी भी कहते हैं। क्लिस्टोगेमी भी कहते हैं। ठीक, समझिए। समकाल, सम मतलब बराबर, काल मतलब समय, यानी कि एक फूल है, उसमें एक नर है एक मादा है। ठीक, तो यदि नर और मादा दोनों एक साथ परिपक्व हो जाता है तो इस नर को कहीं और जाने का जरूरी नहीं है, ये इसी से परागण करेगा। इसका मतलब है कि यदि समकाल पक्वता में नर मादा दोनों समय पर परिपक्व हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कौन सा परागण होगा? स्वपरागण। विषम काल पक्वता, अब मान लीजिए ई बड़ा हो गया, ई बच्चे है अभी, तो बुढ़ौती तक इंतजार करेगा नहीं, तब इसके लिए क्या होगा? विषम काल पक्वता में कौन सी होगा? पर परागण। नहीं, वो रील वायरल होता जिसमें कह रहा था कि तुम विवाह कर लिया तो नहीं कह तोरा चक्कर में बुढ़िया हो जाए, वही बात है। विषम काल पक्वता में एक पहले परिपक्व हो जाता है और एक बाद में परिपक्व होता है, जिस कारण से इसमें स्वपरागण संभव नहीं। इसमें क्या हो जाता है? पर परागण होता है। उसके बाद सजात पुष्पी परागण, पुष्प में परागण हो रहा है लेकिन जात एक के, मतलब ये कि यदि इस पौधा का परागकण इस पौधे के फूल पर यदि वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो पर परागण,
इसी पर पहुंचा तो स्वपरागन। लेकिन इस पौधे में इक्के गो फूल तो नहीं ना होगा, इसमें बहुत सारा फूल होगा। तो यदि इस पौधा का फूल, इस फूल का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाए तब उसको क्या कहेंगे? स्वपरागन भी तो नहीं है, अपर परागन कह नहीं सकते कि पौधा के। तब होता है कि सजात पुष्पी परागन जेनेटिकली, आनुवांशिक रूप से इसका आनुवांशिकी संरचना इसका अलग होता पर परागन में। लेकिन इसमें फूल अलग होने से क्या होगा? सबका आनुवांशिक संरचना सेवन है। तो जेनेटिकली यदि देखिएगा आनुवांशिक रूप से तो ये स्वपरागन में ही आता है। ऐसे दिख रहा है कि पर परागन होगा। इसलिए सजात पुष्पी परागन में भी कौन परागन? स्वपरागन। और अनुन्मील परागन में याद रखिएगा कि फूल हमेशा बंद रहता है, खुलता नहीं। अब जब फूल बंद रहेगा तो उसमें पर परागन की संभावना ही नहीं है, तब उसमें भी क्या हो जाएगा? स्वपरागन। अगला क्वेश्चन, जुस्टेरा नामक पौधा, जुस्टेरा नामक पौधा में कौन सा परागन होता है? तो पर परागन। पर परागन में भी कौन सा होता है? तो जल परागन होता है। सेमल में कौन सा परागन होता है? चमगादड़ परागन होता है। लेकिन परीक्षा में पूछ देगा कैरेप्टरोफिली, तो यही चमगादड़ परागन को ही क्या कहते हैं? कैरेप्टरोफिली। और जुस्टेरा में जल परागन होता है, जल परागन को इंग्लिश में हाइड्रोफिली कहते हैं। अब कह रहा है अंड उपकरण, समझिए, ये है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में होता है दो सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, एक द्वितीय केंद्रक यानी केंद्रक दो से लेके होगा, और तीन प्रतिमुखी कोशिका। तो पहली बात याद रखिएगा, ये है क्या? तो ये है भ्रूण कोश। क्या है? भ्रूण कोश। ठीक। भ्रूण कोश किससे बनेगा? लघु बीजाणु से बनेगा कि गुरु बीजाणु से बनेगा? तो गुरु बीजाणु से बनेगा। तो भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। भ्रूण कोश में देखिए तीन गो यहां पर है, दो गो यहां पर है, तीन गो यहां पर, यानी भ्रूण कोश में केंद्रक का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा? 3 to 3 होगा। ये क्वेश्चन भी पूछता है। उसके ये देखिए कितना हो गया? 7 हो गया ना। तो ये जो 7 है टोटल, ये सेल है, कोशिका है। केंद्रक जब होगा तो कितना होगा? 8 होगा। ठीक। ये दूगो सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, और ये तीनों मिला के बनता है अंड उपकरण, एग एपरेटस कहा जाता है। अंड उपकरण। अंड उपकरण में होता है क्या क्या होता है? तो ये हो गया एक दो, ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगी सहायक कोशिका प्लस कौन कोशिका? अंड कोशिका। अब क्वेश्चन यदि ये फिगर पूछता भी है, जब देखिए क्वेश्चन बैंक में जाकर ये फिगर मिलेगा आपको। इसमें अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो पराग नली है ये किससे होकर प्रवेश करता है? देखिए किससे होकर प्रवेश करता है? सहायक कोशिका से। यानी कि पराग नली प्रवेश करता है बीजांड द्वार से होकर के भ्रूण कोश में। कहां से? तो सहायक कोशिका से पराग नली प्रवेश करता है सहायक कोशिका से भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाता है। तो उतना अंदर नहीं जाता, उसके बाद तो उसका नर केंद्रक ही भ्रूण कोश में एंट्री करेगा जो निषेचन कराने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक। मान लीजिए ये परागकण, इसमें दो केंद्रक, एक कायिक केंद्रक और एक जनन केंद्रक। जो पराग नली लिखे ना, ये है कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक ही जाकर के बनता है पराग नली। कायिक केंद्रक रहे कहीं कहीं कायिक कोशिका रहेगा। तो दो केंद्रक, कायिक केंद्रक, जनन केंद्रक। तो कायिक केंद्र कायिक केंद्रक से क्या बनता है? अभी तुरंत बोले बताइए। पराग नली बनता है। कायिक केंद्रक से क्या बनता है? पराग नली। इसीलिए कायिक केंद्रक को नलिका केंद्रक भी कहते हैं। बच गया कौन सी पराग नली परागकण में? तो बचा जनन केंद्रक। ये जनन केंद्रक विभाजित होकर के दो बनेगा, यानी जनन केंद्रक ही वास्तविक में फूल में कौन सी का निर्माण करता है?
नर युग्मक का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं, सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अभी तुरंत भ्रूण कोश की, ये था भ्रूण कोश, ये था प्रतिमुखी कोशिका, ये है द्वितीय केंद्रक, ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका। आप बताइए भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय केंद्रक, या उसी को हम कौन सी कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। उसके बाद कमल में किसके द्वारा परागन होता है? याद रखिए, कौसे कमल, कौसे कीट। ठीक, कह रहा है कि पर परागन कराने के लिए, या सीधा समझिए, फूल से पुंकेसर को, फूल से पुंकेसर को काट कर हटा देना इमेस्कुलेशन कहलाता है। इमेस्कुलेशन कहलाता है। पुंकेसर को काटकर फूल से निकाल देना वो इमेस्कुलेशन कहलाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक फूल है और ये दोनों आपस में परागन ना करे, तो क्या करेंगे? वर्तिकाग्र को ढक देते हैं, परागकण कहीं और चला जाएगा। या स्वपरागन ना हो, पर परागन करने के लिए फूल को ढकते हैं। फूल को क्या करते हैं? ढक देते हैं। तो फूल का ढकना क्या कहलाता है? तो कैपिंग कहलाता है या बैगिंग कहलाता है। झोला वोला ओढ़ा देता है उसके ऊपर से। और कैपिंग या बैगिंग में किस पेपर का यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, बटर पेपर का यूज किया जाता है। वो मक्खन वाला नहीं, बटर पेपर अलग आता है, उसका यूज किया जाता है। परागकण, परागकण में कौन सा विटामिन? विटामिन बी। परागकण जो होता है ये कितना स्तरीय होता है? तो याद रखिएगा, परागकण द्विस्तरीय होता है। यानी कि परागकण में क्या स्तर होता है? दो स्तर होता है। ठीक, ये परागकण है, ये दोनों यदि मान लिया स्तर है, इसको कहते हैं बाह्य चोल, इंग्लिश में कहते हैं एक्साइन, और इसको कहते हैं अंतःचोल। अंतःचोल को कहते हैं इंटाइन। याद रखिएगा, एक्साइन जो बना होता है वो किससे बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन से। एस्पोरोपोलेनिन से। यही बताने के लिए हम ये बात बताएं, इसलिए याद रखिएगा इसको कि बाह्य चोल बना होता है एस्पोरोपोलेनिन का। बाह्य चोल किसका बना होता है? तो एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। उसके बाद है अंतःचोल किसका बना होता है? तो याद रखिएगा ये बना होता है पैक्टीन का और सेल्यूलोज का। अंतःचोल किसका बना होता है? और एस्पोरोपोलिन इतना हार्ड होता है कि ना इसको एसिड, ना कोई क्षार, ना कोई अम्ल वर्षा में भी ये ज्यादातर, क्या किसी केमिकल में भी इसको कोई हानि नहीं होता है। तो इसके अंदर से दोनों केंद्रक बाहर कैसे निकलता है? काय केंद्रक से पराग नली बनेगा, जनन। तो यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं जर्मपोर या जनन छिद्र। इसी से होके वो बाहर निकलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांड का एवं भ्रूणकोश बीजांड वृंत के समकोण हो। समझिए, समकोण की बात करा है तो याद रखिएगा, एक था ऑर्थोट्रोपस सीधा बीजांड, एक था एनाट्रोपस उल्टा बीजांड, और एक होता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस बीजांड। हेमीट्रोपस बीजांड में भ्रूणकोश और बीजांड वृंत, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी समकोण बनता है। इसलिए ऐसे बीजांड को हेमीट्रोपस बीजांड कहते हैं। तो भ्रूण कोश और बीजांड वृंत यदि समकोण बनाता है, क्या बनाता है? समकोण बनाता है, तब उस बीजांड को क्या कहते हैं? तो हेमीट्रोपस बीजांड कहते हैं। हम इतना बड़ा नहीं लिख सकते, लिखेंगे सोचिए कितना लंबा बनेगा वीडियो। तो जब हम बोल रहे हैं तो आप जब लिखिएगा तो इसको पूर्णतः लिखिएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कि सेब का कौन सा भाग खाते हैं। सेब पहला चीज असत्य फल है। सेब का कौन सा भाग खाते हैं, तो पुष्पासन खाते हैं। लीची का एरील खाते हैं, लीची का एरील खाते हैं, या इसी को कहते हैं बीज चोल। अब पूछेगा एरील या बीज चोल किसका बना होता है, तो बीज चोल यानी बीज का कवर, बीज चोल बीजांड कवच का बना होता है, यानी कि बीजांड के आवरण होते हैं, इसको अध्यावरण कहा जाता है, इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। बीज चोल किसका बना होता है, तो बीजांड कवच का बना होता है। ठीक, उसके बाद काजू कैसा फल है, तो काजू नट फल है। काजू कैसा फल है, याद रखिएगा, काजू नट फल है। काजू कैसा फल, नट फल है। फूल का अध्ययन, फूल का अध्ययन एंथोलॉजी, फूल का अध्ययन एंथोलॉजी। और फूल का खेती, फूल का खेती फ्लोरिकल्चर, फूल का खेती फ्लोरिकल्चर होता है। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी, फूल का खेती फ्लोरिकल्चर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है द्विनिषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूणपोष। एक चीज और याद रखिएगा, हम पहले भी बोले हैं लेकिन हम इसको बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति बीजी को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है। इसमें भ्रूणपोष क्या गुणित होता है, त्रिगुणित। और एक होता है अनावृत बीजी, जिसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और अनावृत बीजी में जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड एन होता है। ठीक, उसके बाद का क्वेश्चन है भूमि फलनी फल। समझिए, पूछेंगे ऐसा कौन सा फल है जो धरती के अंदर उगता है, ऐसा कौन सा फल है जो धरती के अंदर उगता है। तो देखिए, भूमि फलनी फल यानी कि भूमि के अंदर फलने वाला फल तो मूंगफली है। तो भूमि फलनी फल क्या होगा, तो मूंगफली। क्या होगा, मूंगफली।